सिद्धार्थ से मिलने आए ईटानगर के पूर्व एसपी राजकरण वर्मा ने फोन पर किसी से ये बता दिया था कि सिद्धार्थ ही शुभांकर मिश्रा और योगेंद्र सिंह के कत्ल में शामिल है, और उसके साथ ही साथ उसने सिद्धार्थ के फिंगरप्रिंट्स भी ले लिए हैं, जो शायद वो जहां पर शुभांकर मिश्रा और योगेंद्र सिंह की लाश मिली थी उस क्राइम सीन से मैच कराने वाला था। कुल मिलाकर ऑफिशियली या अनऑफिशियली राजकरण वर्मा सिद्धार्थ के पीछे पड़ चुके थे, और ये शायद सिद्धार्थ के लिए खतरे की भी घंटी थी। क्योंकि सिद्धार्थ ने खुद ही राजकरण वर्मा से ये बता दिया था कि वो राजस्थान जा रहा है, इसलिए राजकरण वर्मा खुद भी राजस्थान जाने की तैयारी में लग गए थे। राजकरण वर्मा एक ईमानदार आईपीएस अधिकारी थे। जब उन्हें ये लगा कि सिद्धार्थ के साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, सिद्धार्थ ने सिटी हॉस्पिटल को बचाकर ईटानगर पुलिस की जो इज्जत बचाई थी, उसके बदले में सब सिद्धार्थ को शाबाशी देने के बजाय उसकी जान के ही दुश्मन बन गए थे। तब राजकरण वर्मा ने उस टाइम सिद्धार्थ की मदद की थी, और आज जब उन्हें लगा कि सिद्धार्थ उनके राज्य के डीजीपी और उसके साथ साथ राज्य के पूर्व होम मिनिस्टर की मौत का जिम्मेदार है, तो उन्होंने मामले की तफ्तीश करने का निर्णय ले लिया था। जिसने राजकरण वर्मा को यह काम सौंपा था वो भी शायद जानता था कि इस काम के लिए राजकरण वर्मा से बेहतर कोई नहीं हो सकता, इसलिए शायद उसने राजकरण वर्मा को यह काम दिया था। इधर राजकरण वर्मा हत्या की जांच करने के लिए सिद्धार्थ के पीछे जा रहे थे, और दूसरी तरफ सिद्धार्थ भी जयपुर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपना सारा सामान पैक कर लिया था, और उसकी माँ और बीरेन शर्मा भी रेडी हो चुके थे। बीरेन शर्मा गुरबचन को भी अपने साथ लेकर जा रहे थे, क्योंकि गुरबचन को बीरेन शर्मा ही लेकर आए थे जब आदित्य बुद्धा मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़ा हुआ था, और उसके बाद जब आदित्य के जाने के बाद गुरबचन भाग गया था और योगेंद्र सिंह से जुड़ गया था, तो दोबारा भी उसे बीरेन शर्मा ही लेकर आए थे, इसलिए उन्होंने गुरबचन को अपने साथ ले जाने का निर्णय ले लिया था। इधर सिद्धार्थ एकदम रेडी हो चुका था। जो जीवन रक्षक मशीनें और बाकी चीजें उसके पिता के लिए चाहिए थी, उन सब चीजों का इंतजाम किया जा चुका था। अब वो लोग उस एम्बुलेंस का वेट कर रहे थे जो पृथ्वीराज सिंह ने उनके लिए भेजी थी। इधर सिद्धार्थ उस एम्बुलेंस का वेट कर रहा था, और उधर दूसरी तरफ बीरेन गुरु द्रोण के सामने खड़े हुए थे। तुम गुरबचन को अपने साथ लेकर क्यों जा रहे हो बीरेन? उसके ऊपर तो तुम्हारा कोई हक नहीं है। गुरु द्रोण ने बीरेन शर्मा की ओर देखते हुए कहा। उनकी आवाज में क्षोभ, गुस्सा, दुख, विषाद, शोक, सब चीजों का थोड़ा थोड़ा मिश्रण दिखाई दे रहा था। वो भी मेरी जिम्मेदारी है ग्रैंड मास्टर। मैं नहीं चाहता कि कल को गुरबचन को भी किसी दिक्कत का सामना करना पड़े, और वैसे भी गुरबचन वहीं का रहने वाला है, वो अपने गांव वापस भी जाना चाहता है। बीरेन शर्मा ने ग्रैंड मास्टर गुरु द्रोण को जवाब देते हुए कहा। उनके इतना कहने के बाद गुरु द्रोण का चेहरा बहुत उदास हो गया था। करीब 20 वर्षों से बीरेन एकेडमी से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने आज तक गुरु द्रोण या एकेडमी के किसी भी मेंबर से ऐसे बात नहीं की थी जैसे वो गुरु द्रोण से कर रहे थे। बीरेन शर्मा की बातों से ऐसा लग रहा था कि जैसे उनके लिए सिद्धार्थ ही सब कुछ है, बाकी उनके लिए सब मिथ्या हो चुका है। ठीक है, अगर तुमने ऐसा सोच लिया है कि तुम्हें अब यहाँ नहीं रुकना तो जाओ, लेकिन कभी ऐसा लगे कि तुम्हें एकेडमी की जरूरत है तो बुद्धा मार्शल आर्ट्स के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। गुरु द्रोण ने बीरेन शर्मा से कहा, और उसके बाद उनके सिर पर हाथ रखकर वहां से चले गए थे। बीरेन शर्मा ने गुरु द्रोण की आवाज में छुपे हुए दर्द को पहचान लिया था, और शायद इसीलिए गुरु द्रोण वहां नहीं रुके थे। गुरु द्रोण के वहां से जाने के बाद बीरेन शर्मा ने वहां बने मंदिर पर अपना माथा टेका और फिर आशीर्वाद लेकर वहां से बाहर निकल आए थे। बीरेन शर्मा के जाने की खबर बुद्धा मार्शल आर्ट्स के हर स्टूडेंट्स को लग चुकी थी, इसलिए सब लोग उन्हें अलविदा कहने के लिए एकत्रित हो चुके थे। बीरेन शर्मा के जाने की खबर ने सबकी आंखों को नम कर दिया था। हॉस्पिटल के अंदर एडमिट भीखू तो रो रहा था। बीरेन शर्मा के हमेशा के लिए जाने की बात सुनकर उसका कलेजा फट रहा था। उसको इस बात का भी दुख हो रहा था कि उसके बीरेन सर उससे मिलने नहीं आए थे, लेकिन बीरेन शर्मा ने उसे बाहर से देख लिया था और वहीं से वापस लौट गए थे। वो शायद भीखू का सामना नहीं करना चाहते थे। करीब 20 मिनट बाद वो एम्बुलेंस आ गई थी जिससे वो लोग जाने वाले थे। उस एम्बुलेंस के साथ एक गाड़ी भी थी, क्योंकि एम्बुलेंस से सबको साथ लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। गुरबचन, बीरेन शर्मा और निर्मला गाड़ी में बैठ गए थे। महेश, गुल्लू और सिद्धार्थ एम्बुलेंस में बैठ गए थे, और उसके साथ उनकी गाड़ी ईटानगर हवाई अड्डे की तरफ चल पड़ी थी। उन्हें वहीं से जयपुर के लिए निकलना था। सिद्धार्थ ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो जिस तबके से बिलोंग करता था वहां पर एयर एम्बुलेंस के बारे में तो छोड़ो, लोग एम्बुलेंस के बारे में भी नहीं सोचते थे।
क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी बचत खत्म हो जाएगी। लेकिन पता नहीं ये पारद की शक्तियों का कमाल था या फिर सिद्धार्थ के माता पिता के द्वारा पिछले जन्म में किए गए पुण्यों का फल था कि आज उन्हें ऐसी सुविधा मिल रही थी। सिद्धार्थ अपने माँ बाप और बाकी लोगों के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुका था। वहां पर उनको वीवीआईपी रास्ते से एयर एम्बुलेंस तक ले जाया गया था। चूंकि बात मेडिकल इमरजेंसी की थी, इसलिए मेडिकल प्रोटोकॉल का फॉलो किया जाना बहुत जरूरी था। सिद्धार्थ अपने परिवार के साथ एयर एम्बुलेंस के अंदर पहुंच चुका था और उसके बाद उनकी फ्लाइट ईटानगर से राजस्थान के लिए टेक ऑफ कर गई थी। ये इत्तेफाक था या फिर आदि शक्ति ने सिद्धार्थ के लिए कोई खेल रचा था कि जिस समय सिद्धार्थ एयर एम्बुलेंस से राजस्थान के लिए जा रहा था, उस समय वो अपने गांव प्रीतपुरा से होकर गुजर रहा था। उसकी माँ तो नहीं देख पाई थी, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने गांव को पहचान लिया था और उसकी गांव की यादें ताजा हो गई थी। वो धान के लिए खेत तैयार करना, मछली पालन करना, पहाड़ से जाकर मशरूम लाना, फिर बिना किसी चिंता के आराम से बैठकर खाना, बिना ये सोचे कि कल क्या होने वाला है, बेफिक्री के साथ सो जाना। सिद्धार्थ को वो सब याद आ रहा था, लेकिन वो सब तो अब बीते जमाने की बातें हो चुकी थी। सिद्धार्थ की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां पर उसके पास सुकून के अलावा और सब कुछ था। काश लौट जाऊं मैं फिर उन दिनों में जहां न कोई जरूरत थी और न कोई जरूरी था, सिद्धार्थ ने अपने गांव को ऊपर से देखते हुए कहा। और तब तक प्लेन सिद्धार्थ के गांव को पार कर चुका था। इधर सिद्धार्थ जयपुर के लिए रवाना हो चुका था और उधर उसके पीछे आईपीएस राजकरण वर्मा निकल चुके थे। उन्हें योगेंद्र सिंह और शुभांकर मिश्रा के कत्ल के पीछे का राज हर हाल में जानना था और शायद ये राज बाहर आने से उनका सस्पेंशन वापस हो सकता था। करीब 3 घंटे बाद सिद्धार्थ की फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। जब उनकी फ्लाइट जयपुर एयरपोर्ट पर उतरी तो उस समय महेश सो रहे थे। सिद्धार्थ ने उन्हें जगाने के लिए आवाज दी और सिद्धार्थ की आवाज देने पर वो उठ गए थे। आ गए हम क्या? सिद्धार्थ के आवाज देने के बाद महेश ने उससे सवाल किया। हाँ पिताजी, हम जयपुर एयरपोर्ट पर हैं। सिद्धार्थ ने महेश से कहा। उतनी देर में जयपुर ट्रॉमा केयर की एम्बुलेंस वहां आ गई थी। ये एम्बुलेंस पृथ्वीराज सिंह के कहने पर एयरपोर्ट से महेश और बाकी लोगों को लेने गई थी। सारे सिक्योरिटी चेक और बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद सिद्धार्थ अपने पिता महेश को लेकर निकल गया था और जब सिद्धार्थ एयरपोर्ट से बाहर निकला तो उसने बीरेन शर्मा का फोन मांगकर पृथ्वीराज सिंह को फोन मिला दिया था। बीरेन के नंबर से फोन जाने पर पृथ्वीराज सिंह ने पहले ही बेल में फोन उठा लिया था। हाँ सिद्धार्थ बोलो, पृथ्वीराज सिंह ने कहा। अंकल, हम लोग जयपुर पहुंच गए हैं, सिद्धार्थ ने अपने पहुंचने की जानकारी देते हुए कहा। बहुत बढ़िया, तुम हॉस्पिटल पहुंचो, मैं रुक्मणी को फोन करते रहा हूँ और हाँ, मैंने हॉस्पिटल के पास ही एक 1 BHK का इंतजाम कर दिया है, तो तुम वहीं रुकना। इससे तुमको बिसलपुर से अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ से कहा। अंकल, मैं बिसलपुर से आ जा सकता था, अपने नाक में, ये मेरा फर्ज है। तुमने जो मेरे लिए किया है उसका मैं 1% भी नहीं कर पाया हूँ। तुम बिसलपुर से आना जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सिद्धार्थ, लेकिन मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मुझे करने दो। पृथ्वीराज सिंह ने सिद्धार्थ की बात काटते हुए कहा और उसके बाद सिद्धार्थ ने ठीक है कहकर फोन काट दिया था। पृथ्वीराज सिंह इस समय मध्य प्रदेश में प्रवास कर रहे थे। वो गए तो मध्य प्रदेश किसी सरकारी काम से थे, लेकिन उनके आदमी अनिकेत को लेकर पार्वती नदी के आसपास उस लड़की यानी देवयानी को ढूंढ रहे थे, जिसको अनिकेत ने मरा जानकर पार्वती नदी में फेंक दिया था, जो फिर बहते हुए बिसलपुर पहुंच गई थी और उसके बाद बिसलपुर डैम के पास दानू को मिल गई थी और दानू ने उसे जयपुर ट्रॉमा केयर में एडमिट करा दिया था, जिसका इलाज इस समय अनिकेत की बहन रुक्मणी कर रही थी। सिद्धार्थ के साथ जुड़े सारे लोग इस समय सिद्धार्थ के आसपास ही घूम रहे थे और उनको आपस में जोड़ने की कड़ी सिद्धार्थ भी वहीं था, लेकिन शायद अभी वो समय नहीं आया था जब सारे धागे आपस में जुड़कर एक रस्सी बन जाते। सिद्धार्थ जयपुर ट्रॉमा केयर के सी विंग के बाहर पहुंच चुका था। विदित हो, ये वही विंग था जहां पर रिया माथुर की मां देविका रानी माथुर को एडमिट किया गया था। फिलहाल देविका रानी माथुर इस हॉस्पिटल से जा चुकी थी। उनको होश आने के बाद यहाँ रखना संभव नहीं था, इसलिए हॉस्पिटल प्रशासन के कहने पर देविका रानी माथुर का केस देखने वाले डीएसपी शर्मा ने देविका रानी माथुर को अलग शिफ्ट कर दिया था। ये इत्तेफाक था या फिर किसी नई कहानी के शुरू होने का पॉइंट कि सिद्धार्थ के पिता महेश को वही बेड अलॉट हुआ था जिस बेड पर देविका रानी माथुर एडमिट थी। चूंकि महेश की तबीयत अभी उतनी सीरियस नहीं थी कि उसे आईसीयू में रखा जाए,
इसलिए उन्हें अभी जनरल वार्ड में रखा गया था। महेश को एडमिट कराने के बाद सिद्धार्थ बाहर निकल आया था और बीरेन शर्मा, निर्मला और गुरबचन महेश के पास ही रुक गए थे। सिद्धार्थ के साथ गुल्लू भी बाहर निकल आया था। तो अब क्या करना है सिद्धार्थ भाई? गुल्लू ने बाहर निकलने के बाद सिद्धार्थ से सवाल किया। करना क्या है? रुक्मिणी से मिलते हैं और पता करते हैं कि उसने कभी किसी देवयानी नाम की मरीज का इलाज किया है या नहीं, सिद्धार्थ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा और फिर रुक्मिणी को ढूंढने के लिए स्टाफ रूम की तरफ चल पड़ा था। इधर सिद्धार्थ इंद्रनगर को बचाने के लिए रुक्मिणी को ढूंढने स्टाफ रूम की तरफ जा रहा था और दूसरी तरफ इंद्रनगर में गुब्बारों का प्रकोप फैल चुका था। इंद्रनगर का राजमहल एक सफेद रंग के गुब्बारे से ढका हुआ था और उसके अंदर छोटे छोटे काले गुब्बारों में राज परिवार के सदस्य और कुलगुरु कैद दिखाई दे रहे थे। वो सभी लोग अलग अलग कैद थे, इसलिए उन लोगों को पता नहीं था कि कौन जिंदा है और कौन मर चुका है। ऐसा सिर्फ राजमहल में नहीं हो रहा था, बल्कि पूरे इंद्रनगर में उन काले गुब्बारों का प्रकोप फैल चुका था और बाकी सब लोग तो बेहोश थे, लेकिन कुलगुरु विचित्रवीर होश में थे। महान माँ और श्रीमंत दोनों जाकर कुलगुरु जिस गुब्बारे में कैद थे उनके सामने खड़े हो गए थे। अंदर जल रही मशाल की वजह से उन्हें कुलगुरु अंदर दिखाई दे रहे थे, लेकिन गुब्बारे का आवरण काला होने की वजह से कुलगुरु बाहर का दृश्य नहीं देख पा रहे थे। तभी महान माँ ने एक पैटर्न में अपना हाथ घुमाया और कुलगुरु के गुब्बारे का रंग सफेद हो गया था और अपने सामने उन दोनों लोगों को खड़ा देखकर कुलगुरु चौंक गए थे। कौन हो तुम दोनों और क्या चाहिए तुम्हें? कुलगुरु विचित्रवीर ने सवाल किया। तुम मुझे कुछ देने लायक नहीं हो विचित्रवीर। इतना कहते हुए महान माँ ने अट्ठास करते हुए आसमान की तरफ उंगली दिखाई और जैसे ही कुलगुरु की निगाह आसमान की तरफ गई कि अपने सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें बाहर आ गई थी। आखिर क्या किया था महान माँ ने इंद्रनगर के साथ और क्या था इंद्रनगर के आसमान में? क्या होगा जब सिद्धार्थ का होगा महान माँ और श्रीमंत से सामना? क्या जयपुर पहुंचने के बाद सिद्धार्थ ढूंढने में कामयाब हो पाएगा देवयानी को, या फिर कोई नई मुसीबत आएगी उसके सिर पर? क्या होंगे इन सवालों के जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।